हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास पे चर्चा करने से पहले हम पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट विकसित किया गया, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, या फिर किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसमें हम किसी खास पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए ये m1, ये m2, ये m3 है, ये तीन मासेज है ना, और इस तीन मासेज का हमारे पास एक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा होगा कि हम इस सिस्टम पे बाहर से कुछ फोर्स वगैरह लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने m1 पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, इसको F1 कह दीजिए। हमने m3 पर भी एक फोर्स लगा दिया, इसको F3 कह दीजिए, है ना। तो बाहर से भी कुछ फोर्सेज इस सिस्टम पर लग रहे हैं। सिस्टम के पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे कि m2 की बात करें तो हो सकता है m2 m1 पे फोर्स लगा रहा होगा, इस फोर्स का नाम दे देते हैं हम लोग F12, है ना, फोर्स ऑन 1/2। और फिर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो m1 भी क्या कर रहा होगा, m2 पे फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट, एंड दिस फोर्स इज F21। फिर आपका m1 m3 पे लगा रहा होगा, है ना, तो m1 m3 पे कोई फोर्स लगा रहा है F31, है ना। m3 भी m1 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ओके, तो इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F13, है ना। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हमको इस m1 का मोशन डिस्कस करना है कि m1 कैसे मूव कर रहा होगा, किधर जा रहा होगा, क्या एक्सेलरेशन वगैरह होगा उसका, ठीक है, तो हमें तो इस m1 पे लगने वाले सारे फोर्सेज का इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अगर मुझे केवल F1 बता दिया जाए, F3 बता दिया जाए, ये F13 और F12 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो फिर आप बताइए कि हम M1 के मोशन को कैसे डिस्कस कर पाएंगे, है ना। किसी भी पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये जानने के लिए उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ये तो पता होना 100% जरूरी है ना। चूंकि हमने इन तीनों को सिस्टम मान रखा है, तो F13 F12 इंटरनल फोर्सेज हैं, बिकॉज सिस्टम का ही कोई दूसरा पार्टिकल किसी पार्टिकल पे क्या कर रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं कि सिस्टम के बाहर का कोई आके इसको लगा रहा है, सिस्टम का ही हिस्सा है ना। तो ये फोर्सेज इंटरनल हुए, जबकि ये जो फोर्स लग रहा है ये बाहर से कोई लगा रहा है, शायद मैं लगा रहा हूँ या कोई और लगा रहा हो, ठीक है, तो ये तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना। तो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है, किसी सिस्टम के पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है, तो उस पार्टिकल पे सिस्टम के ही पार्टिकल द्वारा जो लगाए गए फोर्सेज है, जिसको आप इंटरनल फोर्सेज कह रहे हो, उसका पता होना जरूरी है ना। और अगर कोई बाहरी एजेंट फोर्स आके लगा रहा है, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, उसका भी पता होना जरूरी है ना। जैसे कि इस M1 के मोशन डिस्कस करने के लिए हमें F12, F13 और F1 इन सब का पता होना जरूरी है। पर मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि हमें इंटरनल फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक्सटर्नल तो पता है कि हाँ बाहर से ये लग रहा है, ये लग रहा है, पर इंटरनली क्या क्या लग रहा है, एक दूसरे पर किसने कैसे फोर्स लगा दिया, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं रहती है ना। तो जाहिर सी बात है, अब हम इसके मोशन को ठीक से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसे पॉइंट या पार्टिकल की आवश्यकता होती है जिसका मोशन केवल एक्सटर्नल फोर्स से गाइड हो, है ना। हम चाहते हैं कि हम इंटरनल फोर्सेस से फ्री हो जाए, है ना, और मुझे इंटरनल फोर्स जानने की ज़रूरत ही नहीं हो, केवल एक्सटर्नल फोर्स पता हो जाए, तो फिर हम उस पार्टिकल के मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसका मोशन केवल एक्सटर्नल फोर्स से गाइड होता हो? तो जवाब है हाँ है। और वो पार्टिकल कौन है?
असल में उसको पार्टिकल नहीं कहो, उसको पॉइंट कहो कि वो पॉइंट कौन है, तो वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है ना? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास किस सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जिसका मोशन केवल एक्सटर्नल फोर्स से गाइड होता है ना? अच्छा, ये बाहर से जो भी फोर्सेज लग रहे हैं, चाहे इस पे लगे, इस पे लगे, इस पे लगे, सिस्टम के किसी भी पार्टिकल पे लगे, वो जाके सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। समझ रहे हो ना? मतलब आप पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को उस एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका पोजीशन कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास पे। वो सेंटर ऑफ मास ऐसा बिहेव करेगा जैसे मानो वो मतलब ऐसे पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जैसे मानो कि उसका जो मास है ना, वो सिस्टम का मास के बराबर ही है, और उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो जाके सिस्टम पे, मतलब सिस्टम पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो सेंटर ऑफ मास जो है, अच्छा इसका नाम सेंटर ऑफ मास क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मानो सारा मास उस पॉइंट पे क्या हो गया है? कंसंट्रेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये है, ये वाला पॉइंट है, तो ऐसा लगेगा जैसे M1 यहाँ, M2 यहाँ, M3 यहाँ नहीं है, बल्कि ये सारे मासेज यही हैं, और आप ये जितने सारे फोर्स लगा रहे हो ना, ये इसी पे लग रहा है। समझ रहे हो? मतलब पूरा सिस्टम रिप्लेस हो गया किससे? एक छोटे से पार्टिकल से, जो कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर ऑफ मास पे। और ये जो भी फोर्सेज लग रहे हैं, आपके F1 लग रहे थे या फिर आपके F3 लग रहे थे, ये किस पे लग रहे हैं? ये जाके सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहे हैं, है ना? इसका जो मास है, अगर हम बात करें इसका मास कितना है, तो सिस्टम के मास के बराबर। जोड़िए यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मानो इसका मास सिस्टम के ही मास के बराबर। अगर सिस्टम का टोटल मास M है ना, इसको आप M कह दो, और जो टोटल फोर्स लग रहा है F1 F3 इन सब जो भी लग रहे हैं, उनको जोड़ने पर अगर नेट फोर्स आपका कैपिटल F आ रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा? F डिवाइडेड बाई M, जहां F क्या है? बाहर से लगने वाला नेट फोर्स है ना, सिस्टम पे, चाहे किसी भी पार्टिकल पे लग रहा हो, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे लग रहा हो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है ना? वो जहां भी लग रहा हो, जिस पे भी लग रहा हो, जिस भी पार्टिकल पे लग रहा हो, आप मान के चलो कि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो F है ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हुआ, M जो हो गया वो पूरे सिस्टम का मास हो गया। सिस्टम के मास का मतलब सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं सबके मास को आप जोड़ लीजिए तो वो सिस्टम का मास कहलाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी अगर हम नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो सेंटर ऑफ मास आप समझ गए। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां आप समझा सकते हो खुद को कि टोटल मास वहीं पे उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा है वो जाके उस पॉइंट पे ही लग रहा है ना? और उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो मोशन है, वो सब कुछ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। उसको इंटरनल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? और एक और बात ध्यान दिमाग में रखनी है, ठीक है, एक और बात दिमाग में आपको रखनी है कि पूरे सिस्टम को, है ना, या पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को आप रिप्लेस कर सकते हो एक छोटे से पार्टिकल से जो कि कहाँ सिचुएटेड होगा? सेंटर ऑफ मास पे, है ना। जब आप उसको रिप्लेस करोगे इतना बड़ा भारी भरकम या फिर बड़े शेप का सिस्टम होगा और आप उसको हटाओगे और उसके जगह एक छोटा सा पॉइंट साइज का पार्टिकल पकड़ लोगे। ये अलग बात है कि साइज छोटा हो गया पर मास कम नहीं हुआ, मास वही है जो पूरे सिस्टम का था। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो किसी ने जादू वादू करके सारे मास को उस छोटे से पॉइंट के अंदर समेट दिया हो। समझ रहे हो ना? तो पूरा मास उस छोटे से पॉइंट में, छोटे से पार्टिकल में समा गया हुआ है ना। पूरा सिस्टम आपका उस पॉइंट के अंदर चला गया और आप मतलब आप कह सकते हो कि सिस्टम रिप्लेस हो गया उस छोटे से
पॉइंट से, पार्टिकल से, और वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे है, और जो भी फोर्सेज लग रहे हैं अब वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। उसका एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ जो F लिखा गया है दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यानी अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जानना हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालेंगे। समझ रहे हो? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में हम लोग COM लिख रहे हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूम। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्क्रीट के लिए जो डिस्क्रीट सिस्टम है उसके लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे फाइंड किया जाएगा। फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, ओके, डिस्क्रीट सिस्टम आप समझते हो। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब हुआ कि पार्टिकल्स इसमें अलग अलग है, पृथक है ना, यानी अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका M1 है, कहीं पे आपका M2 है, कहीं पे आपका M3 है ना। तो ऐसे ही करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M4, M5, M6 है ना। और मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, तो M1 का पोजीशन क्या हुआ, M1 का पोजीशन वेक्टर हुआ ये है ना। ओरिजिन से M1 तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो M1 का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओरिजिन से M2 तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो M2 का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओरिजिन से M3 तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो M3 का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ऐसे ही मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं तो सबका आपने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिखा दिया। ये R1 बोल दीजिए M1 के पोजीशन वेक्टर को। अब मुझे ना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला है। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पर कहीं पर है ना। कहाँ है, आप जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कहीं है, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, और मुझे इसी को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम लोग RCM लिख देते हैं, ओके। तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे दिया जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जो फॉर्मूला होगा, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा MI/RI बट्टा सिग्मा MI, ठीक है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी MI है, MI मतलब M1, M2, M3, उन सब को उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग RI मतलब पोजीशन है, R1, R2, R3 से M1 का R1, M2 का R2, M3 का R3, तो हर मास को उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन से गुना करना है और फिर जो जो प्रोडक्ट आता जाएगा उन सबको जोड़ना है। सिग्मा बता रहा है क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यानी M1 को R1 से गुना कीजिए, M2 को R2 से गुना कीजिए, ठीक है, M3 को R3 से गुना कीजिए, और ऐसे ही और भी अगर मासेज है, नहीं हो सकते हैं बहुत सारे मासेज हो, ठीक है। उसमें मान लीजिए लास्ट में कहीं Mn है, तो Mn को उसका पोजीशन वेक्टर Rn से गुना कीजिए, और जो जो आते जा रहे हैं ना सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ते चलिए, ठीक है। और फिर इस जोड़ को डिवाइड करना है टोटल मास से। सिग्मा MI का मतलब हुआ जितने भी MI है, M1, M2, M3, M4, उन सब के जोड़ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn Rn, सॉरी Mn, है ना। तो
इससे मतलब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है M1R1, M2R2, M3R3, इन प्रोडक्ट को आप जोड़िए और इस जोड़ में टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि आपको इन पोजीशंस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि M1 कहाँ पे, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, M2 कहाँ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, M3 का कोऑर्डिनेट दिया है। जैसे मान लीजिए M1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1। M2 का मान लीजिए कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। M3 का कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3, है ना। तो इस तरह से आपके हर एक मासेस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं R1 को क्या लिख सकता हूँ, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। वैसे ही R2 को क्या लिख सकता हूँ, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। R3 को क्या लिख सकता हूँ, x3i कैप प्लस y3j कैप प्लस z3k कैप। तो ऐसे ही क्या कर सकता हूँ, मैं हर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख सकता हूँ। अब मान लीजिए ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कह देते हैं XCM, YCM, ZCM, ठीक है। CM का मतलब यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास, ओके। तो उस केस में XCM, YCM, ZCM क्या होगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो XCM होगा मतलब सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा mi xi बट्टा सिग्मा mi। मतलब सारे मासेज को उसके x कोऑर्डिनेट से गुना करना है, फिर जो प्रोडक्ट आता जाएगा उसको जोड़ना है और उसमें टोटल मास सिग्मा mi बता रहा है कि सारे mi को जोड़िए, M1, M2, M3, M4, है ना। i अगर 1 है तो M1 हुआ, mi का मतलब M1 हुआ, i अगर 2 है तो mi का मतलब M2 हुआ, i अगर 3 है तो mi का मतलब M3 हुआ। तो जितने भी आपके mi हैं उन सबको आप जोड़िए और उससे डिवाइड कर लीजिए। मतलब समझ में आ गया आपको, ये आ जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, और ऐसे ही जितने भी हैं सारे मासेज को, है ना, सिस्टम के जितने भी पार्टिकल हैं उन सब मास को उसके x कोऑर्डिनेट से गुना करना है, प्रोडक्ट को जोड़ना है, टोटल मास से डिवाइड कर देना है। आपका YCM क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, सेम फॉर्मूला यूज होगा उसी तरह से, बस x की जगह y आ जाएगा। तो सिग्मा mi yi बट्टा सिग्मा mi, ठीक है। मतलब आप समझ गए, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस डॉट 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 Mn yn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn, है ना। हर मास को क्या करना है, उसके y कोऑर्डिनेट से गुना करना है, प्रोडक्ट को जोड़ना है और उसको टोटल मास से डिवाइड कर देना है। तो आपको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जब x निकालना था तो x कोऑर्डिनेट से मतलब था, y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट से मतलब होगा, और अगर z निकालना है, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसा ही फॉर्मूला होगा सिग्मा mi zi बट्टा सिग्मा mi, है ना। यानी M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस सो ऑन Mn Zn, है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऐसे ही बढ़ते जाइए Mn, ओके। तो ये हमको सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मिल गया। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो, है ना, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था, याद करो हमारा फॉर्मूला क्या था,
हमारा फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का सिग्मा MI/RI बट्टा सिग्मा MI, है ना। RCM को क्या लिख सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट को XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप लिख सकते हैं। सिग्मा MI/RI है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा MI, और RI को क्या लिख सकते हैं XI I कैप प्लस YI J कैप प्लस ZI K कैप, है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा MI XI I कैप बट्टा सिग्मा MI प्लस सिग्मा MI YI बट्टा सिग्मा MI J कैप प्लस सिग्मा MI ZI बट्टा सिग्मा MI K कैप, ठीक है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट ये होगा, है ना। दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उसके कंपोनेंट्स इक्वल, एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर, वाई कंपोनेंट वाई के बराबर, जेड कंपोनेंट जेड के बराबर, तब बोलते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल है। तो अगर इस वेक्टर की वैल्यू ये है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक्सीएम होगा, है ना, हमारा जो एक्सीएम होगा उसका फॉर्मूला यही होना चाहिए। क्या मैंने जो लिख दिया था वो गलत नहीं लिखा था, है ना। जो YCM है वो क्या हो गया सिग्मा MI YI बट्टा सिग्मा MI, और जो ZCM हो गया उसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा MI ZI बट्टा सिग्मा MI। ओके, तो इन फॉर्मूलों को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए आपके सामने ये एक स्क्वायर है और यहाँ मासेज रखा हुआ है, ठीक है। ये जो चारों कॉर्नर हैं इस चारों कॉर्नर पे मासेज रखे हुए हैं। सपोज यहाँ पे 1 kg का मास है, यहाँ जो मास है वो 2 kg का है, यहाँ आपका 3 kg का है, यहाँ आपका 4 kg का है, ठीक है। और स्क्वायर की साइड भी कुछ मान लीजिए कि सारे साइड 4 मीटर के हैं, ओके। स्क्वायर है और चारों साइड क्या है 4 मीटर का है। अब मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, बताना है कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ पर है। तो अगेन मासेस तो हमको पता है, अगर इनका पोजीशन कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ नहीं है तो हमें ही कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस AB को मान लेंगे एक्स एक्सिस, A को ओरिजिन, AD को Y एक्सिस, ओके। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा Y एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन है। तो इसका कोऑर्डिनेट तो आप जान गए कि अच्छा 0 0 होगा। B का भी कोऑर्डिनेट आप जान गए, देखिए x कोऑर्डिनेट 4 होगा 4 मीटर और y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। C का भी निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 मीटर 4 मीटर, ओके। और D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपका 4 मीटर होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4 मीटर। अब आपको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसका सेंटर ऑफ मास आसानी से नोट कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या है उसको हम लोग लिखते हैं। अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा XCM बराबर सिग्मा MI XI बट्टा सिग्मा MI। मतलब करने क्या वाले हैं, हर मास को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करेंगे और टोटल मास से डिवाइड करेंगे। तो फटाफट इस काम को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 kg इंटू 0
प्लस 2 kg इंटू 4 मीटर प्लस उसके बाद 3 kg इंटू 4 मीटर एंड 4 kg इंटू 0, 3 kg इंटू 4 मीटर प्लस 4 kg इंटू 0। अब इसको डिवाइड किससे करना है? टोटल मास से, है ना। तो टोटल मास देख लीजिए कितना हुआ। तो 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg, यानी ये कितना हो गया? ये आपका हो गया, ये तो 0 हो गया। ये आपका 4 दूनी 8 है ना, और ये 4 तिहाई 12, तो 8 प्लस 12 और ये अगेन 0 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 2 3 3 6 4 10 यानी 10। तो ऊपर में आएगा केजी मीटर, है ना, और नीचे आपका केजी है। तो भैया केजी तो खत्म हो गया, मीटर में ही आएगा। वैसे भी आप एक्स निकाल रहे हो, है ना, दिस इज XCM। तो एक्स क्या है? लेंथ है, तो मीटर में ही आना है इसको। चलिए 12 8 कितना हुआ? 20 बटा 10 मीटर यानी 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब वैसे ही फटाफट सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। तो YCM बराबर हुआ सिग्मा MI YI बटा सिग्मा MI, ठीक है। तो करना क्या है? फिर वही काम करना है, मास लेना है हर एक मास को और उसके वाई कोऑर्डिनेट से गुना करना है, प्रोडक्ट आएगा उस सबको जोड़ लेना है और उसमें टोटल मास से डिवाइड करना है, ठीक है। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था तो एक्स से मतलब था, वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तब केवल वाई से ही मतलब है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या किसका क्या था। तो 1 kg का 0, 2 kg का भी 0 है ना, और 3 kg का 4 मीटर, 4 kg का 4 मीटर। देख रहे हो, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है। तो फटाफट इसको बना लेते हैं। तो ये हो गया 1 × 0, 2 kg का था वो भी 0 ही था, 3 kg का 4 था और 4 kg का 4 ही था, ठीक है। तो ये सब आएगा किसमें? kg मीटर में बट्टा टोटल मास। टोटल मास तो वही है जो पहले आया था, तो टोटल मास आपका वही 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10 ही आना है, ठीक है। ये आपका केजी में है। देख लीजिए कितना हुआ, ये 0 ये 0, ये 12 हो गया और ये 16 हो गया, तो 12 16 हो गया आपका 28। तो ये 28 बट्टा 10, केजी केजी कैंसिल, सीधा सीधा मीटर में आएगा यानी 2.8 मीटर। ओके, तो हमने एक्ससीएम भी निकाल लिया और वाईसीएम भी निकाल लिया, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर पता कर लिया। तो रोटेट जरा कर लीजिए, कहाँ आ रहा है आपका सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट जो था सेंटर ऑफ मास का वो था 2 मीटर, मतलब सेंटर ऑफ मास आपकी यही किसी लाइन पे आने वाली है। और वाई कोऑर्डिनेट आया है 2.8 मीटर, तो 2.8 समझ रहे हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, थोड़ा सा नीचे आप चले आओ, ठीक है। तो यहाँ कहीं इस लाइन पे होगा, अब दोनों लाइन पे का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे नहीं, ये वो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर है और वाई कोऑर्डिनेट 2.8 मीटर है। तो आपका इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर लोकेटेड है, यहीं कहीं लोकेटेड है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, कि अगर सिस्टम में 2 ही पार्टिकल है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कैसा होगा। तो चर्चा करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम।
मतलब सिस्टम में हमारे 2 ही पार्टिकल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं, इसके रिजल्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल आपका M1 है जो A पर है, और दूसरा पार्टिकल आपका M2, मतलब मासेज है इसके, M1 इसका मास है, M2 इसका मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो R है, और हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। ये मास आप मान लीजिए कि B पर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमें मास के साथ साथ पोजीशन भी पता होना चाहिए। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए एक काम करते हैं, हम A को ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर हम A को ओरिजिन मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 0 लिख देते हैं, और AB को हम अपना x एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये AB लाइन मेरी x एक्सिस हो गई। अब इसी में कहीं y होगा, z होगा, है ना, सारे एक्सिस होंगे आपके। ये मान लीजिए y है, ये मान लीजिए z है, A आपका ओरिजिन है। अच्छा, B का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? तो भैया ये x में r है, बाकी y और z में तो 0 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r 0 0। नाउ कैलकुलेट x, y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो निकालते हैं, XCM क्या हो जाएगा? तो XCM आपका सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा mi xi बटा सिग्मा mi, यानी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r, है ना, m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस m2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, है ना, बटा टोटल मास। टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2, ठीक है। क्या आ गया देखो तो, m2r बाई m1 प्लस m2, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब लगे लगे y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? सिग्मा mi yi, है ना, सिग्मा mi yi बट्टा सिग्मा mi, राइट। मतलब m1 गुना उसका y कोऑर्डिनेट, है ना, तो वो तो 0 है, m2 गुना उसका y कोऑर्डिनेट वो भी 0 है, बट्टा m1 प्लस m2। क्या आ गया बताइए? ये तो 0 आ गया, है कि नहीं। अच्छा, z कोऑर्डिनेट के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम z कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो वैसे ही करेंगे, m1 गुना उसका z कोऑर्डिनेट प्लस m2 गुना उसका z कोऑर्डिनेट बटा m1 प्लस m2। अगेन ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट 0 आया और z कोऑर्डिनेट 0 आया, ठीक है। अब यहाँ नोट करने वाली क्या बात है, जरा उसको समझिए। आपके सारे मासेस x एक्सिस पे थे, है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी x ही एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। आपको x कोऑर्डिनेट तो यहाँ दिखा कि हाँ m2r बाई m1 प्लस m2, पर जब आपने y निकाला, z निकाला, तो वो सब क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0, जो बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर ही कहीं पर है ना। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है कि अगर मासेज किसी लाइन पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उस लाइन पे होगा, है ना। यहाँ सारे मासेज x एक्सिस पे थे तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे आया, सारे मासेज y एक्सिस पे होते तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही मिलता, आपको y कोऑर्डिनेट मिलता, पर z कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट 0 आते। अगर सारे मासेज z एक्सिस पे होता तो आपको सेंटर ऑफ मास भी z एक्सिस पर ही लाई करता। मतलब मासेज जिस पे लाई करेंगे, जिस लाइन पे लाई करेंगे, अगर सारे मासेज इस लाइन पे है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं कहीं होगा, ठीक है, इसी लाइन पे होगा। ये क्लियर हो गया। अगर सारे मासेज एक प्लेन में है, अगर xy प्लेन में है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास भी आपको उसी प्लेन में मिलने वाला है। क्लियर है। इतना तय है कि सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वो मासेज से घिरा हुआ होगा। अब मान लो सारे पार्टिकल आपके यहाँ पर है, नहीं, इस छोटे से मान लो स्फीयर के अंदर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं थोड़ी होगा, समझ रहे हो ना।
जहां मासेज होंगे सेंटर ऑफ मास उन्हीं के बीच में कहीं घिरा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी पार्टिकल पे कॉन्साइड ही कर जाएगा, ऐसा भी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, सेंटर ऑफ मास का है यहाँ है, बीच यहाँ तो कोई पार्टिकल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल पे कॉन्साइड करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। वो कहीं भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास इज जस्ट अ पॉइंट, ये सिर्फ पॉइंट है ना। और जब ये मासेस मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उस हिसाब से मूव करेगा। लेकिन हाँ, इसका मोशन केवल एक्सटर्नल फोर्स से राइट होगा। खास बात ये, इसका मोशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों आपस में दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं। बट इसका मोशन इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि m2 ने m1 पे क्या लगाया, m1 ने m2 पे क्या लगाया, है ना। वो उसको इंटरनल फोर्सेस से कोई मतलब ही नहीं। बाहर से कुछ लग रहा है तो वो जस्ट लाइक लगेगा कि इसी पे लग रहा है ना। और आप इसको समझ सकते हो कि ये दोनों भूल जाओ आप, है ना। ऐसा कर सकते हो कि किसी भी सिस्टम को आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल पार्टिकल से। तो आप भूल जाओ कि ये m2 है, m1 है, आप समझो कि बस जो है यही है ना। और ये जो मासेस थे आपके टोटल m1 प्लस m2, वो इसी का मास है। अब किसी को भी लगाए थे फोर्स, इसको लगाए थे, इसको लगाए थे, वो जाके इसी पे लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और ये किसी पार्टिकल पे कॉन्साइड करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हो सकता है किसी पार्टिकल पे कॉन्साइड कर जाए, हो सकता है नहीं भी करे। बात समझ में आ रही है। हाँ, इतना तय है कि अगर मासेज एक लाइन पे है तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे मिलेगा, अगर किसी प्लेन में है तो सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में मिलेगा, अगर वो स्पेस में कहीं पर है तो वो मासेज से ही घिरा हुआ होगा, है ना। ये नहीं कि सारे मासेज इधर है और सेंटर ऑफ मास वहां कहीं दूर पर बैठा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्लियर है। ये समझ में रखना है। सेंटर ऑफ मास आपका लाइन ऑफ साइमेट्री पे लाई करेगा। अगर मासेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, शर्त है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइमेट्रिकल सिचुएशन है, आपको लाइन ऑफ साइमेट्री वहाँ दिख रही है, तो फिर सेंटर ऑफ मास उसी लाइन ऑफ साइमेट्री पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आपके पास सिस्टम है जिसमें एक रड इस तरह से है, दूसरा रड आपका ऐसे है, तीसरा रड आपका ऐसे है, और ये रड आपका यूनिफॉर्म रड है। इन सबका लेंथ मान लीजिए L है, सबका मास इसका सबका मास M है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें ना एक लाइन ऑफ साइमेट्री दिख रही है बीचों बीच, आप देख रहे हो। इसके इधर जैसा है उसके इधर ऐसा है ना, फोल्ड करोगे एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वो इसी लाइन पे होगा। मतलब किस पे होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, समझ रहे हो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होगा, मतलब जहां भी हो इसी पर कहीं होगा, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। दूसरी बात, हर एक कंटिन्यूम को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। जहां मतलब सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करने का मतलब एक पॉइंट से रिप्लेस कर देना जिसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास पे होगा, और उसका मास, उस पॉइंट का मास या उस पार्टिकल का मास सेंटर पूरे सिस्टम के मास के बराबर होगा। चलिए, ये बात याद रखना है। एक और बात याद रखनी है कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास उस डिस्ट्रीब्यूशन के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि सर्कल है और ये मान लीजिए यूनिफॉर्मली इस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, है ना। कोई रेक्टेंगल ही ले लीजिए, आप कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगुलर सीट है, चाहे स्क्वायर शेप का सीट है, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका जो सेंटर आएगा, है ना, इसका जो सेंटर आएगा वहां पे होगा। बात समझ में आ रही है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यूनिफॉर्म लेमिना का, वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। क्लियर हो गया। जैसे कोई ट्रायंगुलर शेप में कोई मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ट्रायंगल के शेप में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये पूरा एक सीट समझ लीजिए, है ना, एक सीट है जो कि ट्रायंगल के शेप का है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हुआ, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड समझते हो ना, ठीक है। किसी भी
वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाइए, वो मेडियन कहलाता है, और मेडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉयड। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ कुछ खास बातें आपको याद करके रखनी है। अब एक बार फिर से आते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम पे। हमने अभी 2 पार्टिकल सिस्टम पे चर्चा किया, तो उसमें हमारा एक मास था m1, एक m2, इसका पोजीशन A था, ये B पर था। बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये R था, और जब मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला तो पता चला कि वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही है। मतलब अगर 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला जाए तो कहाँ मिलेगा? उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे मिलेगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम निकाले थे ना, यहाँ पे इसको आप R1 बोल दो। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास का m1 से डिस्टेंस R1 है, और सेंटर ऑफ मास का m2 से डिस्टेंस R2 है। तो जब मैंने ये R1 की वैल्यू निकाली थी तो मुझे कितना आया था? तो R1 की वैल्यू मुझे निकल के आई थी, मतलब अगर इसको ओरिजिन लिया था तो जो x कोऑर्डिनेट आया है वो असल में R1 ही है ना। तो R1 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी m2r बटा m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये मास लेना है, उसमें टोटल लेंथ से गुना करना है बटा टोटल मास। ओके, अब अगर R2 निकाले अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या आ रहा है? तो R2 बराबर हो जाएगा R माइनस R1, यानी R माइनस m2r बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा m1r प्लस m2r माइनस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m2r ख़त्म हो गया। देखिए क्या आ गया? m1r बाई m1 प्लस m2। मतलब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जानना है m2 से, तो क्या करना है? m1 को पकड़ना है। m1 से डिस्टेंस जानना था तो हम m2 को ले रहे थे, उसमें टोटल लेंथ से गुना करके टोटल मास से डिवाइड कर रहे थे। अब अगर हमको m2 से डिस्टेंस चाहिए कि m2 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है ना, तो m1 को पकड़ना है, उसमें टोटल डिस्टेंस से गुना करना है बटा टोटल मास। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब लगे लगे हम जरा R1 और R2 का रेशियो निकाल के देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो जब आप R1 और R2 का रेशियो निकालोगे, यानी R1 बाई R2 करोगे, तो R1 की वैल्यू क्या आई थी? m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर बट्टा R2 की वैल्यू क्या आई थी? m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये पलटेगा, m1 प्लस m2 कट जाएगा, आपका r भी कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा जो वैल्यू आने वाला है वो है m2 बट्टा m1। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो R1 बाई R2 है आपका, वो m2 बाई m1 है। एक तो ये समझ में आया, और दूसरा समझ में आया कि m1r1 किसके बराबर है? m2r2 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या क्या दिखा रहा है, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है मासेस से, वो मास के उल्टा रेशियो में है ना। आपको आया क्या है? R1 बाई R2 क्या आया था हमारा? m2 बटा m1, जो क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो मास के इन्वर्स रेशियो में है। समझ रहे हो? डिस्टेंस जो है वो मास के इन्वर्स रेशियो का मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ज़्यादा मास की तरफ शिफ्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि ये आप देखो, ये पेन है,
इधर पतला सा है ना, इधर जाते जाते ये मोटा होता जा रहा है। तो इधर की बात करें, अगर हम बात करें इसके ठीक बीच में चले जाते हैं, तो हम देखेंगे कि इधर ज़्यादा मास है और इधर वाले में कम मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो ज़्यादा मास की तरफ शिफ्टेड होगा। समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ज़्यादा मास के नज़दीक होगा, मतलब जो ग्रेटर मास है, जैसे यहाँ M2 अगर M1 से बड़ा है तो उस केस में R2 जो होगा वो आपका छोटा होगा R1 से। क्लियर है, मतलब सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ शिफ्टेड होगा। एक और चीज जो यहाँ पर हमें समझ में आई थी वो ये थी कि M1 R1 किसके बराबर है, M2 R2 के। अब देखिए ये क्या है, ये कहलाता है मोमेंट ऑफ मास, है ना। जब भी हम किसी क्वांटिटी में लेंथ से गुना करते हैं ना तो एक टर्म हम लोग उसके साथ लगा देते हैं मोमेंट। जैसे अगर फोर्स में लेंथ लगाया तो मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। मोमेंटम में लेंथ से गुना कर दिया तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट। वेलोसिटी में अगर लेंथ से गुना कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही अगर मास में लेंथ से गुना कर रहे हैं तो ये कहलाएगा मोमेंट ऑफ मास। तो ये आप कह सकते हो ये लेफ्ट साइड के मोमेंट का मास है यहाँ पे, और इधर जो देख रहे हो वो राइट साइड के मास का मोमेंट है ना। ये लेफ्ट साइड के मास का मोमेंट हुआ M1 R1 और ये राइट साइड के मास का मोमेंट हुआ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड मास का मोमेंट और राइट साइड मास का मोमेंट बराबर होता है। तो ऐसा हम स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, ये जो बात हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट चले जाओ सारे मास का मोमेंट निकाल लो, राइट चले जाओ सारे मास का मोमेंट निकालो, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो हम बात बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं कि केवल 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ही होगा, है ना। ये अगर लार्ज पार्टिकल सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वहां भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और सारे मासेज जो है ना इसी लाइन पे है, समझ रहे हो, जितने भी मासेज हैं सब इसी लाइन पे है। अब इसका मास मान लो M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है, ये M7 है। अब जाहिर सी बात है सारे मासेज अगर एक लाइन पे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो मान के चलो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप मान लो कि M1 का सेंटर ऑफ मास है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R1 है, M2 का आपका R2 है, M3 का आपका R3 है और M4 का सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो आपका R4 है। वैसे ही M5 का डिस्टेंस R5 है, M6 का आप मान लो R6 है और M7 का मान लो कि वो R7 है। तो अब अगर यहाँ हम लेफ्ट साइड के मास का मोमेंट निकालें, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट जितने भी मासेज हैं उनका हम मोमेंट निकालें तो क्या आएगा, तो वो आएगा M1 गुना R1, ठीक है। तो वो आएगा M1 गुना R1 प्लस M2 गुना R2, मतलब हर मास को सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है उससे गुना करना है, प्लस M3 गुना R3 और M4 इंटू R4। तो ये हो गए सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड के मास का मोमेंट। ये बराबर होगा किसके, सेंटर ऑफ मास के राइट साइड के मास के मोमेंट के। तो सेंटर ऑफ मास के राइट कौन आ रहा है, M5 M6 M7, तो इनका मोमेंट हो गया M5 इंटू R5 प्लस M6 इंटू R6 प्लस M7 इंटू R7। तो ये हो गए आपके राइट साइड का मोमेंट। तो यहाँ क्या रिजल्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड का मोमेंट बराबर होगा सेंटर ऑफ मास के राइट साइड का मोमेंट, ठीक है। तो हमें याद रखना है अगर हम 2 पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से मासेज का जो डिस्टेंस होगा वो मास के इन्वर्स रेशियो में होगा। वहाँ से हमको एक और बात समझ में आ गई जो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वैलिड है
कि सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के नज़दीक होगा और लाइटर मास से दूर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। एक और बात समझ में आई कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड के मास का मोमेंट और सेंटर ऑफ मास के राइट साइड के मास का मोमेंट इक्वल होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आप फटाफट नोट कर लीजिए।